प्रिय दर्शकगण, अस्सलाम वालेकुम। देश के भीतर हो या देश के बाहर, इस क्षण जहां से भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जो परदेश में रहते हैं उनकी जिंदगी में तकलीफों की कोई कमी नहीं। महीने के अंत में मेहनत की कमाई का लगभग सारा हिस्सा हम अपने परिवार को भेज देते हैं, लेकिन वही परिवार कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है जिसकी कल्पना करना भी बेहद कठिन। तो आइए शुरू से अंत तक सुनते हैं शाहिद अली भाई की उस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीवन कथा। और कहानी समाप्त होने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अली है। मेरा घर रंगपुर में है। आज मैं आप सबको अपनी जीवन कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में है मैं, मेरे पिता, मेरी माँ और मेरी नानी। रंगपुर शहर से बहुत दूर एक सुदूर गांव में हमारा ये छोटा सा परिवार रहता है। हम एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। मेरा पालन पोषण नानीहाल में ही हुआ। यहाँ तक कि मेरा जन्म भी नानी के घर में ही हुआ था। मेरे कोई मामा नहीं है, न कोई खाला। मेरे नाना नानी की इकलौती संतान है मेरी माँ। इसी वजह से माँ बचपन से ही नाना नानी के अथाह स्नेह और ममता में पली बढ़ी। उन्होंने अपनी बेटी को इतना दुलार किया कि जमीन पर नहीं बिठाते थे, सोचकर कि कहीं चींटी काट न ले, और सिर पर भी नहीं रखते थे, सोचकर कि कहीं जू ना हो जाए। मेरे नाना के पास बहुत जमीन जायदाद थी। वे अपनी इकलौती बेटी को कहीं और ब्याहना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे पिता को घर जमाई बना लिया और मेरी माँ से उनका विवाह कर दिया। शादी के बाद पिताजी भी नानीहाल में ही रहने लगे। उसके बाद समय के प्रवाह में मेरी इस दुनिया में आमद हुई, लेकिन बचपन से ही मैंने कभी पिताजी के मुंह से अपने दादा दादी के घर के बारे में कुछ नहीं सुना। इस विषय पर माँ पिता से बात करने की कोशिश करता तो माँ नाराज होकर चुप हो जाती। मेरा अंदाजा है कि शादी के समय ही यह शर्त रखी गई थी कि पिता कभी अपने परिवार के पास नहीं लौटेंगे और हमें भी उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। इसीलिए बड़े होने पर भी मैं अपने दादा दादी या पिता के परिवार के बारे में कुछ नहीं जान सका। हमारी जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। मेरे जन्म से पहले ही मेरे नाना के भाई का देहांत हो गया था। उसके बाद नाना की जमीनों पर खेती करने की जिम्मेदारी पिताजी ने संभाली। खेती करके कुछ बेचते और शेष से हमारा गुजारा चलता। पिताजी बेहद मेहनती इंसान थे। दिन रात खेतों में काम करते रहते। गांव में वे एक परिश्रमी किसान के रूप में मशहूर थे। मैं तब छोटा था, दुनिया की बहुत सी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन एक बात हमेशा मेरी नज़र में खटकती। हमारे पास वाले कमरे में एक व्यक्ति रहते थे। नाम था उनका अली काका, लेकिन वे असल में काका नहीं बल्कि मामा थे। अली मामा ज्यादातर समय हमारे ही घर में रहते। मैंने देखा कि माँ अक्सर अली मामा के साथ लूडो खेलती थीं। माँ को लूडो खेलना बहुत पसंद था और वे इसमें अच्छी भी थीं। लेकिन जब भी वे लूडो खेलते तो मुझे कमरे से बाहर निकाल देते। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अगर घर में और कोई होता तो उसे भी बाहर भेज दिया जाता। माँ अकेले कमरे में बैठकर अली मामा के साथ लूडो खेला करती थीं। ये घटना दिन ब दिन चलते चलते एक बड़ी समस्या बन गई। मेरे अब्बा इस विषय को लेकर अम्मा से झगड़ने लगे। उन्होंने कहा, तुम क्यों उसके साथ लूडो खेलती हो? अली के साथ दरवाजा बंद करके खेलने की क्या जरूरत है? और घर में किसी को रहने क्यों नहीं देती? सबको बाहर क्यों निकाल देती हो? इन बातों को लेकर माँ और अब्बा के बीच तीव्र झगड़ा शुरू हो गया। अब्बा किसी तरह मान ही नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी घर के अंदर किसी पराये मर्द के साथ दरवाजा बंद करके लूडो खेल रही है। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब अब्बा खुद कमरे में जाना चाहते तब भी माँ दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि उन्हें भी बाहर ही खड़ा रहने देती। मामला धीरे धीरे गंभीर झगड़े में बदल गया। आखिरकार एक समय आके अब्बा ने नानी के पास शिकायत की। उन्होंने कहा, देखिए, आपकी बेटी ऐसा काम कर रही है, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन नानी ने तुरंत माँ का पक्ष ले लिया। माँ का साथ देकर उल्टा अब्बा से ही जोरदार झगड़ा करने लगी। यहां तक कि अब्बा के रहने खाने को लेकर ताने भी देने लगी। इसके बाद माँ और नानी दोनों मिलकर अब्बा पर हाथ तक उठा बैठीं। मैं तब छोटा था। अपनी आंखों से देखा, मार खा के अब्बा जाके भूसे के ढेर के पीछे छुप गए। लेकिन वहां भी नानी पहुंच गईं और उन्होंने अब्बा को जूते से मारा। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई।
उस पंचायत में नानी ने आरोप लगाया कि अब्बा ने उनकी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाई है और उसकी इज्जत आबरू पर कलंक लगाया है। ये सुनकर गांव के पंच और लोग मिलकर अब्बा पर भयंकर जुल्म ढाने लगे, यहां तक कि उन्होंने भी अब्बा को पीटा। उसके बाद से मैंने गौर किया, अब्बा कुछ अजीब से हो गए, जिद्दी, चुपचाप और एकदम अलग थलग। वे किसी से बात नहीं करते, किसी के सामने नहीं जाते, अकेले रहते और मन ही मन गहरी पीड़ा लेकर खेतों खलिहानों में काम करते रहते। अक्सर ऐसा भी होता कि दोपहर के समय अब्बा खाने के लिए घर ही नहीं आते। दोपहर के खाने के वक्त वे खेत में ही रहते। खेत में जो मिल जाता, खीरा, टमाटर या जो भी मिलता, उसी से दोपहर का भोजन कर लेते और रात को चुपचाप घर आकर खाना खाकर अकेले सो जाते। अम्मा के साथ भी नहीं सोते, बल्कि पास के कमरे में सोते। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। मैंने देखा अब्बा और अम्मा के बीच एक गहरी दूरी बन गई है। वे मानो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। इस मौके का फायदा उठाया मेरे मामा अली मामा ने। वे मेरी माँ को समझाते, देखो, तुम्हारे पिता ने उसे पाला पोसा, खिलाया पढ़ाया, सहारा दिया और आज वही शख्स तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। इस तरह वे माँ के मन में गलत बातें भरते और उन्हें और भी भड़का देते। हैरानी की बात यह थी कि माँ अली पर इतना भरोसा करती कि उसकी बातों के आगे कुछ बोलती ही नहीं थीं। अली मामा जो कहते माँ वही करती, मानो उनका उठना बैठना सब कुछ उसी के इशारों पर निर्भर हो गया था। दूसरी ओर अब्बा ने एक समय के बाद अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। दोपहर का खाना बाहर खा लेते, कभी सुबह नाश्ता करके खेत जाते तो कभी बिना खाए ही निकल जाते। उस समय वे खेत में आंख यानी एक तरह की फसल की खेती करते थे। खूब सारी आंख होती। बाद में पौधे बड़े हो जाने पर कुछ आंख बेच दिया करते। लेकिन यह बात नानी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, जमीन तो मेरे जमाई की है, उस जमीन की आंख बेचने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? असल में अब्बा को एक व्यापारी मिला था जिसने अच्छा दाम दिया, इसलिए उन्होंने बेच दिया। लेकिन नानी इस पर बुरी तरह गुस्सा हो गईं। उन्होंने न सिर्फ बुरा व्यवहार किया बल्कि साफ साफ कह दिया, आज के बाद से मेरे जमाई की जमीन पर तुम खेती नहीं करोगे। अगर करनी ही है तो दूसरी जमीन पर करो, लेकिन मेरे नाना की जमीन पर नहीं। एक ही पल में सारी जमीन अली को सौंप दी गई। उसके बाद से खेती किसानी सब अली मामा के हाथों में चला गया। अब्बा तब पूरी तरह टूट गए। उनका कामकाज बंद हो गया। घर पर खाने बैठते तो माँ और नानी दोनों ही उन्हें गालियां देती। वे अपने दिल के गहरे दुख और पीड़ा को दबाए रखते और हर पल अल्लाह से हाथ उठाकर रोते। इसी तरह समय चलता रहा। एक दिन दोपहर में, मैं तब नया नया स्कूल में दाखिल हुआ था, बहुत छोटा था। अचानक सुनता हूं सब कह रहे हैं, तेरे अब्बा ने फांसी लगा ली है, बरगद के पेड़ पर लटके हैं। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं भी दौड़कर वहां पहुंच गए। मैं छोटा था, फिर भी दौड़कर पहुंचा और देखा सचमुच मेरे अब्बा बरगद के पेड़ से गाय की रस्सी के सहारे फांसी पर लटके हैं। यह देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। चारों ओर सब लोग रोने बिलखने लगे, लेकिन किसी ने अब्बा को छुआ तक नहीं, न ही फांसी के फंदे से उतारा। आखिरकार थाना पुलिस पहुंची। उनके आने के बाद ही अब्बा को फांसी के फंदे से उतारा गया। उस समय मेरे अब्बा के बारे में यह तक कहा गया कि न तो उन्हें जनाजा दिया जाएगा और न ही गुस्ल कराया जाएगा। लोग कहते थे, अब्बा जी तो फांसी लगाकर मरे हैं, उनका ना कोई जनाजा होगा ना कोई गुस्ल, जैसे हैं वैसे ही मिट्टी में दबा देना होगा। मुझे बहुत दुख होता। अब तो सब समझ पाता हूं, लेकिन उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था। मेरे ननिहाल के 2-3 लोग जैसे कुत्ता लोमड़ी मरने पर मिट्टी में गाड़ देते, ठीक उसी तरह मेरे अब्बा को मिट्टी में गाड़ दिया गया। ना कोई कफन हुआ, ना कोई धार्मिक रस्म, बिल्कुल कुत्ते लोमड़ी की तरह मेरे पिता को दफनाया गया। अब्बा के मर जाने के बाद मेरी माँ अली मामा के साथ घुलने मिलने लगी। वह तब हमारे ही घर में रहने लगा और सब कुछ संभालने लगा। अली मामा ने शादी नहीं की थी, इसलिए हमारे घर पर ही रहता और वहीं सोता। इस तरह करीब 1 साल बीत गया। लेकिन उस पूरे 1 साल में भी माँ ने मुझे कभी ममता से नहीं चाहा। नानी से भी मुझे कोई स्नेह नहीं मिला। मैं ज्यादातर समय अब्बा की कब्र पर चला जाता, रोता, कब्र से लिपटकर चिल्ला चिल्लाकर कहता, अब्बा अगर एक बार लौट आते। मेरे अब्बा मुझे बेहद प्यार करते थे। उनके प्यार का वर्णन मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए पूरी दुनिया से बढ़कर अब्बा का प्यार ही था। लेकिन वही अब्बा मुझे इस तरह छोड़कर चले गए।
मैं छोटा था, पढ़ाई लिखाई छूट गई। अब्बा के रहते स्कूल जाता, पढ़ता, लेकिन अब्बा के मरने के बाद स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो गया। घर पर रहता और छोटे मोटे काम करता। अली मामा को मैंने कभी अब्बा नहीं कहा, हमेशा मामा ही पुकारा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक समय के बाद मेरी माँ बिल्कुल बदल गईं। बहुत रोती, किसी से बात नहीं करती, एकदम अकेली और गुमसुम हो गई थी। तभी अचानक नानी बहुत बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। लेकिन नानी के मामले में सारे धार्मिक नियम पूरे किए गए। जनाजा, दफन, सब कुछ विधिवत हुआ। नानी के 40वें के बाद अली मामा हमारे घर कम ही आने लगा। माँ के साथ उसकी नज़दीकी भी पहले जैसी नहीं रही। न जाने क्यों उनके बीच दूरी पैदा हो गई थी। मैंने सुना था कि अली मामा शायद शादी करने जा रहा है, किसी और लड़की की तलाश चल रही थी। इन्हीं सब के बीच अचानक एक दिन मेरी माँ ने जहर खा लिया। दोपहर को जहर खाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। करीब 14 दिन अस्पताल में रहने के बाद वे ठीक होकर लौट आईं। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्यों माँ ने जहर खाया, क्यों नानी अचानक बीमार होकर मर गईं, क्यों अली मामा दूर हो गया, कुछ मेरी समझ में नहीं आता था। बस आंखों के सामने घटनाएं घटती देखता रहता। समय के साथ एक दिन गांव वालों ने मिलकर तय किया कि मेरी माँ की शादी अली मामा के साथ होगी। गांव वालों के आयोजन और खुशी गमगीन माहौल में माँ और अली मामा की शादी हो गई। शादी से पहले माँ कभी कभार मेरा हालचाल ले लेती, शायद 5% ही सही, कुछ तो प्यार मिलता था। लेकिन शादी के बाद माँ ने मेरी ओर देखना तक बंद कर दिया। मैंने खाया या नहीं, इसकी कोई खबर ही नहीं लेती थी। नानी भी चली गईं, अब्बा पहले ही मर गए थे और माँ अली मामा से शादी करके पूरी तरह मुझसे पराई हो गईं। मैं उस समय बहुत ही कष्टों भरी जिंदगी बिता रहा था। शरीर पर साबुन लगाने की भी सामर्थ्य नहीं थी। शायद 3-4 दिन में एक बार नहा पाता। अभाव, तंगी और दुख तकलीफ के बीच ही दिन कट रहे थे। इसी तरह लगभग 1 साल गुजरने के बाद मेरा एक सौतेला भाई पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया आसिफ। आसिफ भाई के जन्म के बाद मेरा रोज का काम बन गया उसे संभालना, गोद में लेना, आंगन में सुलाने पर पहरा देना, यानी पूरी तरह उसकी देखभाल करना। मैं तब बहुत छोटा था, फिर भी माँ के सारे कपड़े मैं ही धोता, घर का हर काम मैं ही करता। कई बार मेरे मन में सवाल उठता, क्या मैं सचमुच अपनी माँ की संतान हूँ या मैं ही उसका सौतेला बच्चा हूँ? क्योंकि कोई माँ अपने सगे बेटे को इतना कष्ट नहीं देती जितना मेरी माँ मुझे देती थी। फिर भी माँ तो माँ ही होती है। माँ के चेहरे की ओर देखकर मैं सब कुछ सह लेता। इस तरह समय गुजरता गया। इसके बाद मेरे और 2 सौतेले भाई पैदा हुए, आसिफ भाई और आरिफ भाई। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे और मैं भी बड़ा होता गया। तब मैं लगभग जवान हो चुका था। आसिफ भाई और आरिफ भाई मदरसे में पढ़ाई करते थे। दादा की सारी जमीन जायदाद संपत्ति उस समय अली मामा यानी मेरे सौतेले पिता के हाथों में चली गई थी। वह मजदूर लगाकर खेती करवाता और सब कुछ वही संभालता। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब कई लोग मुझसे पूछते, क्या तुम्हें अपनी कोई संपत्ति नहीं मिलेगी? दिन रात काम करते हो लेकिन तुम्हें न कोई पैसा दिया जाता है, न ठीक से खाना मिलता है। असल में मुझसे काम तो कराया जाता लेकिन उसका कोई हक या मेहनताना मुझे नहीं मिलता। बड़ा होने पर मैं एक ऐसी बात जानकर हैरान रह गया, मेरे नाना की जो जमीन संपत्ति थी वह सब मेरी माँ के नाम थी, लेकिन माँ ने वह सब अली सौतेले पिता के नाम लिख दी। इसलिए माँ के नाम पर भी अब कोई संपत्ति नहीं थी और इस तरह मेरे हिस्से में भी कुछ नहीं आ सकता था। मैंने यह भी जाना कि नानी की मौत के बाद जब माँ फिर से गर्भवती हुई तभी अली मामा ने उन्हें शादी करने के लिए दबाव डाला, लेकिन शर्त रखी माँ को नाना की सारी संपत्ति उसके नाम लिखनी होगी, वरना वह शादी नहीं करेगा। अली मामा माँ को समझाता, तेरा पहला पति तो अच्छा आदमी था, उसे छोड़कर अब मेरे पास आई है, लेकिन अगर तू सचमुच मुझसे प्यार करती है और हमेशा मेरे साथ रहना चाहती है तो तुझे अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम लिखनी ही होगी। आखिरकार माँ मजबूर होकर अपने पिता की सारी संपत्ति अली मामा के नाम लिख दी और उसी से शादी कर ली। नतीजा यह हुआ कि आज मेरे नाम पर कोई संपत्ति नहीं है, न माँ के नाम पर ही कोई संपत्ति है। हम उस समय केवल मेहनत मजदूरी करके ही पेट पालते थे। कभी एक वक्त का खाना मिलता, कभी नहीं। ऐसे ही असहनीय दुख और कठिनाइयों में मैं बड़ा हुआ हूँ। हर पल दुख, दर्द और तकलीफ की आग में जला हूँ। मैंने कितनी पीड़ा सही है यह सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। दुनिया के किसी इंसान को मैं कभी समझा नहीं सकता।
इसी तरह समय बीत रहा था। एक समय मैंने सोचा, जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक दिन मेरी अम्मी ने सेवई पकाई। यह कोई ईद का दिन नहीं था, यूं ही उन्होंने बना लिया था। मुझे सेवई बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ जरा थोड़ी सी सेवई दो। माँ तुरंत गुस्से में बोली, नहीं दूंगी। पतीले में सेवई थी, लेकिन किसके लिए रखी है यह मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा निकालकर खा लूं। तभी माँ गालियां देने लगी, तू भी अपने बाप जैसा है, जैसे तेरे बाप का हाल था वैसा ही तेरा भी, कभी अच्छा नहीं होगा। मेरे 2 बेटे हैं, वे तो कभी ऐसा नहीं करते, तेरी जुबान इतनी बड़ी क्यों है। इसके बाद माँ गुस्से में सेवई की थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। सब इधर उधर बिखर गया। हमारे पास वाले कमरे में नाफिजा खाला रहती थीं। उन्होंने यह नज़ारा देखा और रोने लगी, लेकिन मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी, इसलिए मैंने मन पर ज्यादा बोझ नहीं लिया। चुपचाप घर से निकलकर खेत की ओर चला गया। पूरा दिन खेत में काम करता रहा। दोपहर में घर वापस नहीं आया। जैसे अब्बा खेत में जो मिलता वही खा लेते, मैंने भी वैसा ही किया। कच्चा पपीता या जो भी सब्जी मिली वही खा लिया। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। मेरी माँ, भाई, किसी ने नहीं कहा, तूने दोपहर में नहीं खाया, आ चल खा ले। जन्म देने वाली माँ ने तक नहीं पूछा। असर की नमाज के बाद जब खेत में काम कर रहा था, तभी नाफिजा खाला की बेटी निजुम मेरे पास आई और बोली, शाहिद भैया, अम्मा ने कहा है कि आज रात 8 बजे हमारे घर आ जाना। मैं हैरान होकर बोला, क्यों बुलाया है? निजुम ने कहा कि उसे वजह नहीं मालूम। मगरिब की नमाज के बाद मैं काम निपटाकर घर आया, हाथ मुंह धो लिया। दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया था, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। फिर मैं दुकान चला गया और दोस्तों के साथ गपशप करता रहा। लगभग 9:30-10 बजे दुकान से लौटकर अपने कमरे में जाकर सो गया। कुछ देर बाद अचानक खिड़की के पास किसी ने आवाज दी। मेरी नींद खुली, खिड़की खोली तो देखा नाफिजा खाला खड़ी हैं। मैं हैरानी से बोला, खाला, आप इतनी रात को यहाँ? वह बोली, दोपहर में निजुम ने तुझे कुछ नहीं बताया? मैंने तो कहा था रात 8 बजे हमारे घर आने के लिए। मैंने कहा, हाँ खाला, निजुम ने कहा था, लेकिन मैं दुकान चला गया और भूल गया। खाला बोली, चल अभी हमारे घर चल। मैं थोड़ा हिचकिचाया, इतनी रात को? वह बोली, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। मैं घर से निकलकर उनके घर चला गया। वहां जाकर देखा तरह तरह के तले हुए पिट्ठे और सेवई बड़े सुंदर ढंग से सजा कर रखे गए थे और मेरे लिए ही परोसे गए थे। मैं हैरानी से खाने की तरफ देखता रह गया। खाला बोली, अल्लाह ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया, मेरी एक ही बेटी है और उसका बाप भी मर चुका है। तू मेरे लिए अपने बेटे जैसा है, तेरे लिए ही मैंने ये पकाया है, आ खा ले। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक न सके। मैंने सोचा पास वाले घर की एक खाला मुझे इतना प्यार करती है कि रात भर जागकर सेवई पकाकर खिला रही है, लेकिन जिसने मुझे 10 महीने 10 दिन कोख में रखा, उस माँ ने कभी ये तक नहीं पूछा कि मैंने खाया या नहीं, बल्कि सुबह की सेवई तो मेरे सामने ही फेंक कर चली गई थी। मेरी माँ से मुझे कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, हमेशा बस दर्द, तकलीफ और उपेक्षा ही मिली। खैर, बाद में मैंने खाला के घर जाकर सेवई खाई, बहुत अच्छा लगा। फिर घर आकर सो गया। इसके बाद जब भी खाला कुछ अच्छा पकाती, मुझे बुला लेती, मैं चोरी छिपे जाकर खा लेता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। आखिरकार मेरी माँ को पता चल गया कि मैं नाफिजा खाला के घर जाकर खाता हूँ। ये जानकर एक दिन उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। इतने दिन तक सहा था, लेकिन उस दिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में माँ को धक्का दे दिया। हालांकि जानबूझकर नहीं, फिर भी उन्हें चोट लग गई। इससे माँ और भड़क उठीं और मुझे मारने लगीं। रात को मैंने चिल्लाकर कह दिया, तू इतनी बुरी क्यों है? जब अब्बा जिंदा थे तू अपने भाई के साथ गलत रिश्ते में थी, यहां तक कि उसका बच्चा भी तेरे पेट में था। मैंने माँ का सारा शर्मनाक अतीत पूरे गांव के सामने खोल दिया। इससे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मैं माँ को गालियां देने लगा। तभी मेरा छोटा भाई आसिफ और सौतेला बाप आ पहुंचे। उन्होंने मुझे पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जानवर की तरह पीटा। पास वाली खाला, उनकी बेटी निजुम और गांव के कई लोग मुझे छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हुए। पीटते पीटते उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। उस वक्त भी मेरी माँ ने एक बार तक नहीं कहा कि जो भी हो वो मेरा बेटा है, उसे मत मारो। उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश तक नहीं की। बाद में मुझे अस्पताल ले जाया गया।
मैं 2 दिन वहां रहा, उसके बाद घर नहीं लौटा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं रंगपुर शहर चला गया। वहां एक आदमी की गायों के फार्म में काम करने लगा। वहां रहने और खाने की कोई परेशानी नहीं थी। वे मुझे महीने के अंत में मजदूरी देते और अपने बेटे जैसा प्यार करते। उनके पास मुझे कभी उपेक्षा नहीं मिली, हमेशा स्नेह और देखभाल ही मिली। खेत में आकर मैं काम करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लगभग 6 महीने तक मैंने वहां काम किया। 6 महीने बाद अचानक एक दिन हमारे इलाके का ही एक आदमी रंगपुर शहर में मिला। मिलने के बाद उसने कहा, तू तो गांव ही नहीं गया, तुझे तेरे सौतेले भाई और बाप ने मारा पीटा था, अस्पताल में पड़ा था, उसके बाद तू कहां चला गया? मैंने कहा, मैं अमुक जगह नौकरी कर रहा हूं और अच्छा हूं। वो बोला, हाय रे, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, तेरे गांव में बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत झंझट हुआ। मैंने पूछा, किस तरह का मसला, क्या झंझट? उसने कहा, तेरा छोटा भाई आसिफ है ना, उसने निज़ुम की इज्जत लूट ली। मैं हैरान होकर बोला, निज़ुम की इज्जत लूट ली मतलब? वो बोला, निज़ुम को जबरदस्ती घर से उठाकर ले गया और बलात्कार किया। बाद में इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन उल्टा चेयरमैन मेंबर सब ने तेरे सौतेले बाप अली का ही पक्ष दिया। निज़ुम अल उसकी मां पर अत्याचार करके उन्हें गांव से निकाल दिया। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। बस इतना ही समझ पाया कि निज़ुम और उसकी मां को गांव से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया, किस बात का दोष लगाया गया, मुझे कुछ पता नहीं था। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। नफीजा खाला के लिए बहुत बुरा लगा और निज़ुम के लिए भी। मेरी अपनी मां ने मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना नफीजा खाला ने दिया था। उन लोगों को अगर इस तरह गांव से निकाल दिया जाए तो वो कैसा अपराध है? इसके बाद मैंने हमारे गांव के एक मेंबर से संपर्क किया, जिनसे मेरा पहले से थोड़ा परिचय था। बहुत खोजबीन के बाद उनका नंबर मिला और मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा, मैं शाहिद अली बोल रहा हूं। उन्होंने कहा, तू गांव में क्यों नहीं है, कहाँ है? मैंने कहा, मैं अभी अमुक जगह काम कर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई जानना चाहता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या ये सच है कि निज़ुम और उसकी मां को मेरे बाप और छोटे भाई ने गांव से निकाल दिया, और क्या मेरे छोटे भाई ने वाकई निज़ुम का बलात्कार किया और कोई न्याय तक नहीं हुआ? मेंबर ने कहा, अरे नहीं, तेरे छोटे भाई ने बलात्कार किया या नहीं ये हम नहीं जानते, इस पर कोई न्याय भी नहीं हुआ। असल में हुआ ये कि निज़ुम की ज़मीन सड़क के रास्ते में आ गई। सड़क बनने के समय उनका घर टूट गया। रहने की जगह न होने के कारण निज़ुम और उसकी मां अपने नाना के घर चली गईं। उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे मामला समझा दिया। मैंने पूछा, मेंबर साहब, तो उनका नाना का घर कहाँ है? उन्होंने मुझे पता दे दिया। 3 दिन बाद मैं निज़ुम के नाना के घर पहुंचा। वहां जाकर देखा खाला मुझे देखते ही गले लगाकर रोने लगी। कहने लगी, बेटा तू कहाँ चला गया था? कितनी तलाश की, कितनी कोशिश की तुझे पाने की, पर नहीं मिल सका। मैंने कहा, खालम्मा, मैं परिवार के साथ रह ही नहीं पा रहा था। मेरी माँ, सौतेला भाई और बाप मिलकर मुझे बहुत सताते थे, इसलिए घर छोड़ दिया। अब अमुक जगह काम करता हूं और अच्छा हूं। फिर खाला के मुंह से सुना कि असली घटना और भी भयावह थी। एक शाम आरिफ और गांव के कुछ लड़के जबरदस्ती निज़ुम को घर से उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। फिर रात 10-11 बजे के बीच उसे बांस की झाड़ियों के पास फेंककर चले गए। निज़ुम किसी तरह हाथ पांव बंधे होने के बावजूद घर पहुंची। तब निज़ुम और उसकी मां मेरे सौतेले बाप अली के पास न्याय मांगने गईं, लेकिन उसने कहा, सुबह फैसला होगा, जरूरत पड़ी तो आसिफ के साथ ही निज़ुम का निकाह कर देंगे। लेकिन अगले ही दिन उसने चारों ओर के लोगों को पैसे खिलाकर अपने पक्ष में कर लिया। उसी दिन अचानक सड़क नापने वाले लोग आकर ऐलान करने लगे कि सड़क निज़ुम के घर के बीच से गुजरेगी, उनका घर तोड़ा जाएगा। एक और पिछली रात बेटी के साथ इतना भयानक हादसा हुआ, दूसरी ओर घर उजड़ने की मार। इस दोहरे बोझ तले खाला और बेटी न्याय भी नहीं मांग पाई, सिर्फ घर की जमीन बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः वो भी ना बचा सकीं। पूरा घर सड़क की जद में आ गया। खाला ने कहा, सड़क तो दूसरी तरफ से जाने वाली थी, लेकिन मैं किसे समझाऊं? तेरे बाप ने पूरे इलाके को पैसे खिलाकर अपने साथ कर लिया है, अब सब उसी की बात मानते हैं। उस समय मुझे लगा असल में ये सारा खेल अली ने रचा है, यानी मेरे अब्बा, मेरे सौतेले पिता, वही इस काम के पीछे हैं। लेकिन इसमें तो नफीजा खाला की जमीन का मामला है।
नफीजार पिता का तो देहांत हो चुका, मगर उनके बाप दादाओं की वंश परंपरागत जमीन अब भी है। खेतीबाड़ी की जमीन भले ही ना हो, लेकिन घर आंगन की जमीन है और वो किसी भी तरह सड़क में नहीं आती। मेरे मन में मामला काफी संदिग्ध लगा। जिस मालिक के साथ मैं काम करता था वो थोड़ा बहुत कानून से जुड़ा हुआ था। वकील साहब के पास रहते थे तो कानून की समझ रखते थे। अगले दिन मैं उनके पास जाकर पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा, एक काम करो, नफीजा खाला से कहो कि उनकी जमीन के कागज, दर्ज, खसरा खतियान और नक्शा सब ले आओ। उन कागजात से साफ पता चल जाएगा कि सड़क वाकई उनकी जमीन पर बनी है या किसी और तरफ से जानी चाहिए थी। इसके बाद मैंने नफीजा खाला से जमीन के सारे कागज, दस्तावेज, नक्शा वगैरह लेकर अपने मालिक को दे दिए। 3 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, शाहिद, इस औरत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये जमीन असल में उसी की है और नक्शे के मुताबिक सड़क उसकी जमीन से नहीं जाती। सड़क तो असल में खेत वाली तरफ जानी चाहिए थी, मगर तुम्हारे अब्बा ने चेयरमैन और मेंबरों को पैसे खिलाकर सड़क जबरदस्ती इनके घर के ऊपर से गुजार दी। मैंने पूछा, अब क्या किया जा सकता है? वो बोले, मुकदमा करना होगा। अब तो सड़क सरकारी हो गई है, इसे गिराया नहीं जा सकता, मगर थाने में केस दर्ज कर सकते हो। मैंने कहा, मगर वे तो गरीब लोग हैं, मुकदमे का खर्चा कहाँ से लाएंगे? उन्होंने ढाढ़स बंधाया, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, सारे कागज पक्के हैं, मुकदमा किया तो जीत पक्की है। फिर उन्होंने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ थाने चलता हूं। मैंने नफीजा खाला को खबर दी, वो मान गई। अगले दिन मैं, नजूम की माँ और मेरे मालिक तीनों थाने पहुंचे। वकील साहब ने ओसी को सारी बात समझाई। ओसी ने तुरंत मेंबर को बुलवाया और सड़क बनाने वाले इंजीनियर को भी खोज निकाला। 3 दिन के अंदर इंजीनियर को हुक्म देकर सड़क तोड़वाकर उनका घर फिर से दुरुस्त कराया गया और सड़क दूसरी तरफ से गुजार दी गई। हालांकि मुकदमे का फैसला आने में वक्त लगा और थोड़े बहुत पैसे भी लगे। मेरे पास जो कुछ जमा था उसमें से दिया और नफीजा खाला ने भी थोड़ा मदद किया, मगर वकील साहब ने केस बिल्कुल मुफ्त में लड़ा। नतीजा यह हुआ कि वे घर आंगन की जमीन फिर से उन्हें मिल गई। अंत में वकील साहब ने नफीजा खाला को चेतावनी दी, चूंकि आपका कोई बेटा नहीं है, इसलिए यहां रहना सुरक्षित नहीं है। लोग आपके खिलाफ बहुत भड़क चुके हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। जरूरत हो तो ये जगह बेचकर कहीं और जमीन खरीद लो, उस जगह पर जाना ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, वो तो मेरे पति की जमीन है, मेरे पति की कब्र भी वहीं है, तो मैं वहां कैसे ना जाऊं? मैं कब्र के पास गए बिना कैसे रहूंगी? मेरे पति तो वहीं सो रहे हैं, वो जमीन मेरी भी तो है, मैं क्यों ना जाऊं? तब उनकी ओर से कहा गया, अगर आप वहां जाएंगी तो आपका नुकसान होगा। गुप्त स्रोत से खबर मिली है कि जैसे वो आदमी अली है वो भी बुरा है, उसके दोनों बेटे आरिफ और आसिफ भी बुरे हैं। वे कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, इसलिए कभी वहां मत जाइए। ये बातें नफीजा खाला से कही गईं। उसके बाद नफीजा खाला बोली, तो ऐसा करो, अगर जमीन हमें दोगे तो हम बेच देंगे। शाहिद अली से बात करके देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगर जमीन लेंगे तो बेच ही देंगे। मैंने तब कहा, हाँ तो फिर जमीन बेच ही दीजिए, जमीन बहुत बड़ी है, बेचकर देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद खरीदार की तलाश शुरू हुई। उधर मेरे सौतेले पिता औली बाबा ने कहा कि वे जमीन खरीदेंगे, लेकिन मेरी बात थी, मैं उनके पास जमीन नहीं बेचूंगा, किसी और को बेचूंगा। फिर मैंने पड़ोस के एक आदमी के पास जमीन बेच दी, उनके पास नहीं। इस वजह से मेरी माँ बहुत नाराज हुई, यानी क्यों मैंने पिता के पास जमीन नहीं बेची। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माँ से मुझे कभी कुछ नहीं मिला, इसलिए माँ की नाराजगी या मोह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। खैर, मैंने वो जमीन पड़ोस के आदमी को लगभग 3 से 4 लाख रुपए में बेच दी। कुल 4 लाख रुपए मिले। इसके बाद नफीजा खाला बोली, जमीन बेचकर तो 4 लाख रुपए मिले हैं, अब मेरी बेटी का तो कोई ठिकाना नहीं, उसे ब्याह देना होगा, इस पैसे से हम क्या करेंगे? इस समय नफीजा खाला की एक बहन यानी नजूम की बड़ी खाला ने कहा, शाहिद अली तो बिल्कुल अनाथ है, सिर पर छत नहीं, पैरों तले जमीन नहीं, माँ होते हुए भी नहीं है, पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। इतने दिन से उसने तुझे अपने बच्चे की तरह सहारा दिया है, इससे अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलेगा? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। एक काम कर, अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर दे और जो पैसे हैं उससे इसे कोई कारोबार शुरू करवा दे। वो कुछ कमाएगा और तुझे अपनी माँ की तरह देखेगा। पहले उन्होंने थोड़ा सोचा विचारा, फिर तय किया, नजूम की शादी मेरे ही संग कर देंगे और वो पैसा मुझे दे देंगे ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। असल में मुझे नजूम पसंद नहीं थी,
हालांकि नजूम सुंदर लड़की थी, पसंद करने लायक, लेकिन मेरे जीवन में कभी किसी को प्यार करने या रिश्ते बनाने का ख्याल नहीं था। लेकिन जब नजूम की माँ ने इस तरह कहा तब मैं मान गया, क्योंकि मेरा तो कोई अभिभावक नहीं था, वही मेरे लिए अभिभावक जैसी थी, इसलिए मैं तैयार हो गया। उसके बाद पारिवारिक रूप से हमारी शादी की तैयारी हुई। जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरी माँ आई थी, लेकिन मैंने अपने माता पिता किसी को भी न्योता नहीं दिया था, किसी को बताया भी नहीं था। छोटा भाई था, सौतेला भाई था, उन्हें भी नहीं बताया। हमारे गांव के किसी को भी मैंने नहीं कहा। ये पूरी व्यवस्था खुद निजुम की माँ ने अपने ढंग से की थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर जैसे तैसे हमारी शादी करा दी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। शादी के दिन मेरी माँ आई और जबरदस्त हंगामा करने लगी। वह कहने लगी, मेरा बेटा शादी कर रहा है और मुझे कुछ भी पता नहीं। वह बहुत उपद्रव करने लगी। तब मुझे रोकना पड़ा। मैंने कहा, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी की बात नहीं मानता। इस तरह माँ से कुछ कठोर व्यवहार भी करना पड़ा, वरना वहां से निकलना मुश्किल था। बाद में माँ चली गई। उसके बाद मेरी और निज़्म की शादी हो गई। शादी के बाद मैंने अपने मालिक का घर छोड़ दिया, जहां मैं गायों के फॉर्म में काम करता था, और निज़्म के घर रहने लगा। लेकिन भीतर ही भीतर बुरा लगता था कि एक मर्द का ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन नफीजा खाला के उनके घर के एक आदमी से चर्चा की कि मेरे लिए क्या किया जा सकता है। तब सुझाव आया कि मुझे विदेश भेजा जा सकता है। निज़ुम की माँ ने मुझसे बात की और मैं तैयार हो गया, क्योंकि उस समय बहुत लोग विदेश जाकर अच्छा पैसा कमा रहे थे, जमीन जायदाद खरीद रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, बाबुओं की तरह मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे। मुझे भी लगा विदेश मतलब पैसा, मैं गया तो करोड़ों का मालिक हो जाऊंगा। फिर तय हुआ कि मुझे विदेश भेजा जाएगा। 5 लाख रुपए खर्च हुए। 3 लाख रुपए उन्होंने दिए, बाकी 2 लाख रुपए बैंक से कर्ज लिए गए। पासपोर्ट और वीज़ा की सारी प्रक्रिया पूरी की गई। कुछ दिनों बाद मैं सऊदी अरब चला गया। सऊदी में मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली, इतनी अच्छी कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं बेहद खुश था। काम शुरू करने के बाद मैं नफीजा की माँ को नियमित पैसा भेजने लगा और अपने लिए भी बचत करता रहा। ऐसे ही लगभग 2 साल बीत गए। 2 साल बाद एक दिन मैं ईमो चला रहा था। अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आया। रिसीव करते ही उधर से रोने की आवाज आई। माँ रोते रोते कह रही थी, 10 महीने 10 दिन पेट में रखा, दूध पिलाकर बड़ा किया, और वही बेटा अब कमाकर बीवी को खिलाता है, सास को खिलाता है, लेकिन माँ की खबर नहीं लेता। ऐसा बेटा मरने के बाद जन्नत तो छोड़ दोज़ख से भी नहीं बचेगा। अल्लाह की पवित्र ज़मीन सऊदी अरब में रहकर मैंने जो कुछ भी सीखा, आवाज़ सुनते ही समझ गया ये और कोई नहीं, मेरी जन्मदात्री माँ ही है। मैं उन्हें जन्म दुखिया नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी माँ कभी दुखियारी नहीं थी। तब मैंने कहा, माँ तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? माँ बोली, नंबर पाकर मैंने क्या गुनाह कर दिया? तुझे फ़ोन करने से क्या अपराध हो गया? अगर ऐसा है तो माफ़ कर दे, तेरे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैंने कहा, माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने फ़ोन किया ये अच्छी बात है, मैं तो तुमसे बात कर ही रहा हूँ, तो फिर ऐसा कहने का क्या मतलब? माँ बोली, मैंने तुझे गोद और पीठ पर ढोकर पाला है, तेरे अब्बा ने कभी तेरे चेहरे की तरफ देखा भी नहीं। मैंने ही तुझे बड़ा किया, खिलाया, पढ़ाया। अब तू सास के पैसों से विदेश गया और वहां जाकर सास को पैसे देता है, बीवी को पैसे देता है, सास को माँ कहता है और बीवी के साथ सुख से रहता है और अपनी माँ को भूल गया। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने कहा, माँ ऐसा मत कहो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुमने तो कभी मेरी खबर नहीं ली। ये कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। खैर, वो मेरी माँ थी, मेरे जिस्म में उनका ही खून था, और मेरी सौतेली माँ भी थी। फिर बीच बीच में मेरी माँ से बात होने लगी। कुछ दिनों बाद रमज़ान का ईद आया। मैंने अपनी माँ को 20,000 रुपये भेजे। पैसे पाकर वो खुश हुईं। फिर मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि उनसे बात करूं। मैं नफीज़ा खाला से भी बात करता था। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारी अम्मा बहुत खतरनाक है, उससे संभल कर बात करना, कभी भी तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। फिर भी मैं माँ से नियमित संपर्क रखता रहा। 1 साल ऐसे ही बीत गया। इस दौरान मेरे पास कुछ पैसे भी इकट्ठा हो गए। माँ बार बार कहती, निज़्म क्यों उस घर में पड़ी रहेगी? मैंने तो निज़्म की शादी कराई है, उसे अपने घर क्यों नहीं लाते? मैं सब मान लूंगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। मैंने नफीज़ा खाला से कहा। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को तेरी माँ के साथ रहने नहीं दूंगी। अगर अलग घर कर देगा तो वहां रहने दूंगी, वरना कभी नहीं। उधर मुझे विदेश गए 4 साल हो गए थे। मैं तब महीने के 70-80 हज़ार रुपए कमाता था। बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। ज्यादातर पैसे मेरे पास रहते, थोड़ा माँ को देता था। तब मैंने सास से कहा, ठीक है, मैं निज़्म के लिए अलग घर कर दूंगा, अलग रहेगी, परिवार के साथ रहने की जरूरत नहीं। चूंकि मेरे पास पैसे थे, मैंने जमीन ढूंढना शुरू किया। माँ से भी बात की।
मैंने कहा, मैं निज़ुम को ना तो तुम्हारे साथ रखूंगा और ना अपने भाइयों के साथ, उसे अलग ही रखूंगा। क्योंकि मुझे डर था कि आसिफ शायद निज़ुम को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अलग रखना ही ठीक लगा। लेकिन कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी, ऐसे ही तलाश चल रही थी। अचानक खबर आई कि नफीसा खाला की वो पुरानी ज़मीन जिसे बेचकर मुझे विदेश भेजा गया था, उसके मालिक अब वो ज़मीन फिर से बेचने को तैयार हैं। थोड़े ज़्यादा पैसे देने पर वो कागजात फिर से हमारे नाम कर देंगे। मैंने तब कहा, ठीक है। तो मैंने नफीसा खाला और उनकी सास से बात कर ली कि हम वहीं ज़मीन ले लेंगे, क्योंकि वो जगह अच्छी थी, उनका पुराना घर था। बाद में उन्होंने कहा, ठीक है, वो जगह ले लो। फिर मैंने विदेश से पैसे भेजे। पैसे भेजने के बाद निज़ुम की माँ और मेरी माँ मिलकर वो घर फिर से ले आई। उन्होंने घर को बहुत सुंदर बना दिया, चारों ओर बांस और टिन से घेरकर नए सिरे से मकान तैयार किया। मैंने अपनी माँ को पैसे दिए, उन्होंने निज़ुम को साथ लेकर वहां रहना शुरू कर दिया। घर बन गया, कमरे बन गए, सब कुछ हो गया। तब मैंने सोचा कि अब देश जाऊं। बहुत दिनों से विदेश में था, लगभग 5 साल हो गए थे, इसलिए छुट्टी में देश आया। देश पहुंचकर सीधा नफीसा खाला की सास के घर ही उतरा। उस समय वो जगह उनकी नहीं रही थी, मैंने अपने पैसों से खरीद ली थी। रात 2 बजे मैंने माँ को फ़ोन किया था एयरपोर्ट आने के लिए, लेकिन माँ नहीं आई। नफीसा खाला और निज़ुम आए थे, उन्होंने ही मुझे रिसीव कर लाया। मैं अपने छोटे भाइयों आसिफ या आरिफ से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने सौतेले पिता से भी नहीं। अगली सुबह माँ अपने हाथों से बहुत सी पिठा बनाकर लाईं, सेवई भी बनाई, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे सेवई बहुत पसंद है। माँ मुझे खिलाती जा रही थीं, बहुत प्यार कर रही थीं, इतना स्नेह कर रही थीं कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पेड़ से फल तोड़कर पकातीं, हर चीज़ सिर्फ मेरे लिए करतीं। ऐसा लगता था जैसे मेरे अलावा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। इतना प्यार पाकर मैंने माँ के बीते दिनों के सारे दुख देने की घटनाएं भूल गया। सब भूलकर माँ को फिर से अपना लिया। पहले की तरह ही माँ से घुल मिल गया, रिश्ता फिर से वैसा ही हो गया। बाद में मामा ने कहा, एक ही घर, एक ही आंगन के बीच इतना बड़ा बांटकर दीवार खड़ी की है, ये अच्छा नहीं लगता। अपनी पत्नी को अलग मत रख, लोग बुरा कहेंगे। मैंने भी सोचा और नफीसा खाला से बात की। उन्होंने भी कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं, अगर ये बांटकर दीवार रहेगी तो लोग बुरा कहेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसे हटा दो। मैंने वो दीवार हटा दी, दोनों घरों को एक कर दिया, पूरा बाउंड्री बना दिया। उस समय आरिफ और आसिफ पढ़ाई कर रहे थे। आरिफ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता था, आसिफ भी कहीं नौकरी करता था। सब कुछ ठीक ठाक करके मैं लगभग 3 महीने घर पर रहा। माँ, निज़ुम, अब्बा, आसिफ, आरिफ सब एक साथ रहते थे, सब मिलजुल कर रहे थे। फिर मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं दोबारा विदेश चला गया। विदेश में जाकर सब कुछ अच्छा ही चलने लगा, कमाई धंधा ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। समय बीतते बीतते एक दिन मेरी पत्नी निज़ुम माँ बनी। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। घर पर माँ को पैसे भेजे कि एक गाय कुर्बान कर सबको दावत देकर खिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ, हर तरफ से सुख शांति में हूँ। अल्लाह का हजार हजार शुक्र है कि उन्होंने मेरी तरफ रहमत की नज़र डाली। उसी बरकत से मैं बेटे का बाप बना, मेरा बेटा हुआ, और वो सचमुच बहुत खूबसूरत है। बाद में जब मैंने पैसे भेजे तो ना तो अपनी माँ के लिए भेजे और ना ही नफीसा खाला के लिए, मैंने सीधे अपने अकाउंट में पैसे भेजे। फिर उसी पैसे से ज़मीन खरीदी, लेकिन वो ज़मीन मेरे नाम पर नहीं बल्कि निज़ुम के नाम पर खरीदी गई, क्योंकि मैं विदेश में था। मैंने उससे कहा, तुम अपने ही नाम से खरीदो। हालांकि वो कह रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारे ही नाम से खरीदूंगी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे नाम से लेने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने ही नाम से लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तो एक दिन वापस आ ही जाऊंगा। आखिरकार ज़मीन उसके ही नाम पर खरीदी गई, लेकिन ज़मीन खरीदने के तुरंत बाद मेरी माँ के मन में अजीब सा बदलाव आया। माँ ने सवाल उठाया, मैंने अपनी बीवी के नाम पर ज़मीन क्यों खरीदी, क्यों माँ के नाम पर या कम से कम अपने ही नाम पर नहीं खरीदी। इन बातों पर माँ नाराज़ हुई। तब मैंने समझाने की कोशिश की, माँ नाराज़ मत हो, मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने अपना घर ज़मीन बेचकर मुझे विदेश भेजा। तब माँ बोली, अगर उन्होंने घर ज़मीन बेचकर तुझे विदेश नहीं भेजा होता तो क्या उनका घर नहीं होता, क्या तूने उन्हें उनका घर वापस दिया। माँ ने अपनी दलील दी और मैंने अपनी। बहुत कहने सुनने के बाद माँ कुछ शांत हुई। समय यूं ही गुजरता रहा। इधर मैंने माँ से ज़्यादा बातें करना शुरू कर दिया, रिश्ता करीबी होने लगा। मुझे लगा कि इस वजह से निज़ुम मुझसे कुछ नाराज़ है। शायद उसे लगता था कि मैं माँ से इतनी बातें क्यों करता हूँ, जबकि माँ ने ही तो पहले मुझे बहुत कष्ट दिया,
अपमानित किया, तरह तरह से चोट पहुंचाई, तो अब मैं उनसे इतना घनिष्ठ क्यों हो रहा हूं? धीरे धीरे निज़ुम मुझसे दूर होने लगी। फोन नहीं उठाती, पहले की तरह बात नहीं करती, एक तरह की अनदेखी करने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वक्त गुजरते गुजरते लगभग 6-7 महीने तक उसने मुझसे ढंग से बात ही नहीं की। तब मैंने नफीसा खाला को फोन करके कहा, खाला, आपकी बेटी तो ऐसा कर रही है, अब मैं क्या करूं? खाला ने मुझे ढांढस बंधाया, बोली, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान एक दिन अचानक मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, तुझे बचपन से मैंने बहुत मुश्किलों में पाला है, तुझे शायद कभी सुख शांति नहीं दी, प्यार भी कम दिया है, लेकिन अब एक बात है जो मैं तुझसे कहे बिना नहीं रह सकती। मैंने कहा, क्या हुआ माँ, बताओ। माँ बोली, तेरे बड़े सौतेले भाई आसिफ का तेरी बीवी निज़ुम के साथ अवैध रिश्ता है। मैं स्तब्ध रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? मैं तो निज़ुम को जितना जानता हूं वो ऐसी नहीं है। माँ बोली, बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दिन देखा है, निज़ुम आसिफ के कमरे में गई थी। मैंने कहा, निज़ुम ने तो कभी आसिफ की ओर ध्यान भी नहीं दिया, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन माँ बार बार कहती रहीं, उन दोनों के बीच रिश्ता बन चुका है। मैंने गुस्से में निज़ुम को फोन किया और बहुत डांटा, गालियां दी कि तुमने ये कैसे कर दिया, क्या तुम इतनी गिर सकती हो? लेकिन निज़ुम ने सब कुछ नकार दिया, बोली, नहीं, मैं कभी तेरे भाई के पास नहीं गई, ये सब झूठ है। फिर मैंने नफीसा खाला से पूछा, खाला, मेरी माँ जो कह रही हैं क्या वो सच है? क्या निज़ुम सचमुच मेरे छोटे भाई के साथ संबंध रखती है? तब खाला चुप हो गईं। कुछ देर बाद बस इतना बोली, मैंने अपने पेट में एक जानवर को पाला था। मैं हक्का बक्का रह गया, पूछा मतलब क्या? वो फिर बोली, मैंने इंसान नहीं जानवर को जन्म दिया है, वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है। तो जो भी हो, इस तरह बातें करते करते अचानक ये घटना घट गई। महीने भर के अंदर ही नफीसा खाला यानी मेरी सास का निधन हो गया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उनका निधन मुझे बहुत गहरा दुख देकर गया। सास के मरने के कुछ ही दिनों बाद निज़ुम अचानक मुझसे कहने लगी वह अब मेरे साथ गृहस्थी नहीं करेगी। उसने कहा कि जब मैं देश आऊँगा तो अपनी ज़मीन जायदाद उससे वापस ले लूँ। मैं हैरान होकर बोला, जन्म से ही कष्टों में बड़ा हुआ हूँ, कभी शांति नहीं पाई, हमेशा दुख ही पाया। लेकिन आज जब तुम्हें प्यार किया, तुम्हारे साथ इतना आगे बढ़ा, तो एक मीठा रिश्ता बना, और अब तुम कह रही हो कि मेरे साथ गृहस्थी नहीं करोगी। ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन उसने दृढ़ता से कह दिया कि वह मेरे साथ नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों बाद देश में लोगों के हाथों से मुझे तलाक भेज दिया। तलाक देने के लगभग 1 महीने के अंदर ही उसने मेरे छोटे भाई आसिफ से शादी करने की तैयारी कर ली, जबकि वही आसिफ कभी उसे नुकसान पहुंचा चुका था, अत्याचार किया था, जिसकी वजह से उनके परिवार को बहुत सी संपत्ति बेचनी पड़ी थी। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह आसिफ से शादी करेगी। इस दौरान उसने मुझसे बिल्कुल भी कोई संपर्क नहीं रखा। मेरी माँ भी तब आसिफ का पक्ष लेने लगी। माँ ने खुद गवाह बनकर आसिफ और निज़ुम की शादी करवाई, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को लेकर उनकी शादी कराई। उस समय मैं सऊदी अरब में था। इस घटना से टूटकर मैं नशे में डूब गया। जो भी कमाता सब बर्बाद कर देता। घर में मेरा कोई न रहा। बीवी चली गई, बच्चा चला गया, सास मर गई, माँ भी विरोध में चली गई। पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। मैं तब बिल्कुल असहाय हो गया। सऊदी में दिन प्रतिदिन सिर्फ दुख और पीड़ा में समय बिताने लगा। लगभग 2-3 महीने बाद अचानक खबर मिली, निज़ुम अब घर पर नहीं है, बच्चे को लेकर कहीं चली गई है। बाद में सुना, आसिफ से शादी करने के बाद वह किसी और आदमी के साथ भाग गई। तब मेरा पूरा जीवन बिखर गया। मैं माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोया। 3 महीने बाद मैंने निर्णय लिया कि देश जाऊंगा। देश जाकर सारी संपत्ति बेचकर सीधा सऊदी से इटली चला जाऊंगा। इटली जाकर नागरिकता लूंगा और कभी वापस देश नहीं लौटूंगा। इसी निश्चय के साथ देश लौटा। देश आने के कुछ दिन बाद ही हमारे बगल के घर के एक रिश्तेदार हलीमा खाला ने मुझे बुलाकर कहा, शाहिद, ऊपर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। उस समय रात लगभग 11-12 बज रहे थे। मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन उनके बार बार कहने पर तैयार हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि चलो तालाब की तरफ चलते हैं। हमारी एक ज़मीन है। वो ज़मीन का मतलब है हमारा अपना थोड़ा सा खेत खलिहान। वो ज़मीन असल में रंगपुर जिले में रंगपुर विभाग के भीतर स्थित। रंगपुर के भीतर लोगों की बस्ती बहुत कम है। चारों ओर सुनसान खाली खाली इलाका। कहीं दूर दूर एक के घर दिखाई देता है, लेकिन घर बारी बहुत कम। उस जगह पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे वहां ले गईं। जगह बिल्कुल सुनसान थी। पहले वहां कुछ पुराने टूटे फूटे मकान थे। युद्ध के समय वहां हिंदुओं के मकान थे जो पूरी तरह नष्ट हो गए। अब वहां कुछ भी नहीं बचा।
वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, इतनी रात को यहाँ क्यों लेकर आई हूं ये मुझे भी नहीं मालूम। फिर उन्होंने मुझे खड़ा कर कहा, जरा रुको, मैं अभी आती हूं। मैं सामने देखने लगा। वहां एक तरह का गड्ढेनुमा हिस्सा था। मकान टूट चुका था, नीचे गड्ढे जैसे कुछ स्थान थे। तभी मेरी बीवी मेरा बच्चा लेकर ऊपर आ गई। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू रुक न सके। पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ, मेरा बच्चा भी वैसा ही। वह मेरे पैरों से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, तुम मेरे पैरों से लिपटकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें शादी की, माँ बनाया, संतान दिया। उसके बाद तुमने मुझे तलाक दिया, मेरे छोटे भाई से शादी की और अब उसी छोटे भाई से भाग आई। वह बोली, मैं सह नहीं पाई, अत्याचार सहन नहीं कर पाई, इसलिए भाग आई हूं। मैंने पूछा, किसका अत्याचार? कैसा अत्याचार सहन नहीं कर पाई? वह बोली, मैं अत्याचार सहन नहीं कर सकती इसलिए भाग गई। इससे पहले भी 2-3 बार भाग चुकी हूं, ननिहाल, मौसी के घर। जहां जहां गई तुम्हारा भाई आसिफ मुझे ढूंढ निकालता था। आखिरकार कहीं भागने की जगह नहीं बची। फिर मुझ पर ऐसा दबाव डाला गया कि अगर मैं उसी परिवार में रहती तो तुम्हारी जमीन उन्हें देनी पड़ती। इसी कारण मैंने हलीमा खाला से बात की। हलीमा खाला ने कहा, उस मकान में जाकर छिप जाओ, वहां कोई इंसान नहीं जाता। मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना पहुंचा दूंगी। जब तक तुम्हारा पति नहीं आता वहीं रहो। अगर तुम्हारा पति आए और तुम्हारे हाथ पांव पकड़े तो तुम सच्चाई बता देना। उन्होंने मुझे मिट्टी के नीचे बने कमरे में छिपने का इंतजाम कराया। ऊपर मिट्टी, नीचे पूरा कमरा। पूरे 3 महीने में वहीं रही। वह मुझे 3 वक्त खाना पहुंचाती रही। बच्चा साथ था और मैं 3 महीने ऐसे ही गुजारता रहा। फिर मैंने पूछा, तुमने आसिफ से शादी क्यों की? वह बोली, मैं तुम्हारे बाथरूम में नहाती थी जहां टीन की चारदीवारी थी। आसिफ उस बाथरूम की टीन की दीवार से वीडियो बना रहा था। बाद में उसने कहा, एक रात उसके साथ गुजारनी होगी, अगर नहीं तो वो वीडियो इंटरनेट पर फैला देगा, यहां तक कि तुम्हें भी दिखा देगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं एक रात उसके पास गई, लेकिन उस रात भी उसने घर के भीतर वीडियो बना लिया। उस वीडियो से उसने मुझे नई धमकी दी। पहला वीडियो डिलीट करेगा या नहीं पता नहीं, मगर जो नया वीडियो बनाया है उसे तुम्हें भेज देगा और इस तरह हमारा रिश्ता टूट जाएगा। वीडियो इंटरनेट पर फैल जाएगा। वह मुझ पर शादी का दबाव डाल रहा है। अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो वह मुझे बर्बाद कर देगा। मैंने तब कहा, मेरे लिए ये संभव नहीं है। तुम्हारा भाई मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। मैं उसे छोड़कर तुम्हें क्यों विवाह करूं? तब उसने मुझसे कहा, अगर मैं ये वीडियो मेरे भाई को भेज दूं तो तुम खुद समझोगी तुम मेरे साथ ऐसे संबंध बना रही हो। मेरा भाई भी जान जाएगा कि तुम कितनी बुरी हो। वैसे भी तुम्हारी माँ और मेरे भाई को पहले ही बता चुका हूं कि तुम बुरी औरत हो, इसलिए मेरा भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और अगर वो छोड़ भी दे तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसने कहा, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो भाई तुम्हें छोड़ ही देगा और तुम्हारे ऊपर जो वीडियो हैं उन्हें मैं इंटरनेट पर फैला दूंगा। तुम्हें किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं छोटी थी, दिमाग में इतनी समझ नहीं थी। जैसे मुझे समझाया गया वैसे ही मैंने उससे शादी कर ली। मैंने पूछा, अच्छा शादी के बाद क्या कोई वीडियो इंटरनेट पर गया? वो बोली, नहीं, शादी के बाद कोई वीडियो नहीं फैला। लेकिन शादी के बाद भी वो मेरे साथ ऐसे यौन यातनाएं करता था जिन्हें मैं कभी भूल कर भी बयान नहीं कर सकती। हर रात वो मेरे पास आता। मैं ये सब सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग आई। इसके पहले भी 2-3 बार भाग चुकी थी। जहां भी गई उसने मुझे ढूंढ निकाला। अंततः उसके दबाव से बचने के लिए मुझे मिट्टी के बने कमरे में छुप कर रहना पड़ा। वहां पूरे 3 महीने रही। पुप्पू दिन में 3 बार खाना लाकर देती थी। उसी के सहारे मैं और मेरा बच्चा जीवित रहे। मैंने कहा, इसके खिलाफ केस करके उसे जेल में डालूंगी, चैन से जीने नहीं दूंगी। तब उसने अपनी कसम देकर कहा, तुम उसके खिलाफ कोई केस मत करना। केस करके भी कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि उनके नीचे चेयरमैन, मेंबर, थाना, पुलिस सब उनके ही नियंत्रण में है। उनके पास सांप जैसी ताकत है। तुम्हारे सौतेले पिता और तुम्हारी माँ भी उनके साथ जुड़े हैं। रात के अंधेरे में मैं हलीमा खाला के घर गई। वहां खुद और बच्चे को नहलाया, कपड़े बदले और रात के अंतिम पहर लगभग 3-4 बजे रंगपुर शहर पहुंची। वहां से बस पकड़कर ढाका आ गई। ढाका में एक घर किराए पर लिया। उसी घर के जरिए मकान मालिक से संपर्क हुआ। मकान मालिक मेरे साथ बहुत अच्छे थे, रिश्ता भी अच्छा हो गया। उन्होंने मेरी मदद के लिए वर्क वीज़ा दिया। वीज़ा लेकर मैंने पत्नी का मेडिकल कराया। लगभग 2 महीने ढाका में रही। फिर पत्नी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चली गई। पहले तो मकान मालिक ने मुझे वर्क वीज़ा दिया था। बाद में मेरी पत्नी नहीं जा सकी क्योंकि वहां कोई केस या मसला था।
फिर नया वीज़ा लेकर तीनों का प्रोसेस कराया। मालिक हमीद ने सब ठीक से करवा दिया। सऊदी अरब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में पहुंची। अब 2023 साल लगभग खत्म होने को है। मैं पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ बहुत अच्छे से रह रही हूँ। बेटा बड़ा हो गया है, बाद में एक बेटी भी हुई, वो अब बड़ी होकर पढ़ाई कर रही है। मैंने एक छोटा सा होटल, मिनी कैफेटेरिया खोला है, उसे पत्नी के साथ मिलकर चलाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सऊदी में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हमने अपनी कहानी साझा की है। अगर आपको लगता है कि ये घटना प्रकाशित करने से किसी का भला होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं। खैरियत से रहिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अली शाहिद भाई आखिरकार अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब सुरक्षित चले गए और उन्होंने 2 बार हज भी किया है। इस कहानी से खासकर प्रवास में रहने वाले भाइयों और देश की बहनों के लिए सीख यही है कि पति पत्नी के बीच हर बात खुलकर चर्चा करना बेहद जरूरी है। अगर कोई बात छुपाई जाती है तो शक पैदा होता है और वही शक का बीज बड़ा होकर रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिरकार अल्लाह की रहमत से सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा अपने और अपने परिवार के प्रति सजग रहिए। आज के लिए यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और की वास्तविक जीवन की कहानी के साथ।